तो आज हम लोग नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि स्टाइक्योमेट्रिक दोष वो होते थे जिनके उत्पन्न होने पर धनायन व ऋणायन का अनुपात अपरिवर्तित रहता था, और जिसमें हमने शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ा था। अब अगर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष की बात करें तो हम कहते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष वो दोष होते हैं जिनके उत्पन्न होने पर धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। वे दोष जिनके उत्पन्न होने पर धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। और यह हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है हमारे पास धातु न्यून दोष। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं धातु आधिक्य दोष के लिए। तो धातु आधिक्य दोष की खास बात क्या होती है कि इन दोष के उत्पन्न होने पर धनायनों की जो संख्या होती है वो ऋणायनों से अधिक हो जाती है। धनायनों को हम धातु आयन भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पसंद करती हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तो इसका मतलब धनायन बनेगा। तो धातु आधिक्य मतलब वो दोष जिसमें धातु आयनों की संख्या अधिक हो। अब धातु आधिक्य दोष दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऋणायन रिक्तिका बन रही हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि अंतरकाशी स्थल पर धनायन आ रहा हो। तो इन दोनों कारणों को एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इस दोष में जो हमारा क्रिस्टल जालक होगा वहाँ पर कोई ऋणायन रिक्तिका बन जाती होगी। इसको एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो रखे। अब मैं इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करता हूँ। इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को मैं सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सोडियम के परमाणु होंगे ये इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलते हैं और वो इन सोडियम परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम परमाणु के साथ जुड़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि सोडियम परमाणु को अगर Cl नेगेटिव आयन से जुड़ना है तो उसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। एक बार रिपीट करता हूँ, क्या कहा मैंने कि जब आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सोडियम के जो परमाणु होते हैं वो इस क्रिस्टल पर जमा हो जाते हैं। अब यहाँ से कहीं से Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलते हैं और इन सोडियम परमाणु से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोडियम परमाणु Cl नेगेटिव आयन से तभी जुड़ेगा जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बनेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव आयन बाहर निकला, तो होगा क्या कि जब Cl नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस जगह पे ना रिक्तिका बन जाएगी। जहाँ से Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा उस जगह पे रिक्तिका बन जाएगी, और उसके कारण होगा क्या, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन बाहर निकला तो जो धनावेश का परिमाण होगा वो ऋणावेश से ज़्यादा हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो धनावेश का परिमाण होगा वो ऋणावेश से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन खास बात कि हमारा जो क्रिस्टल होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो इस खाली जगह, इस रिक्तिका पे आ जाएगा जहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस जाएगा इस जगह पे।
और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आता है इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एफ केंद्र। और एक नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि एफ केंद्र किसे कहते हैं, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि ऋणायन रिक्तिका में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहते हैं तथा यह एफ केंद्र किसी भी क्रिस्टल को रंग प्रदान कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl जो कि सफ़ेद रंग का होता है इस एफ केंद्र के कारण पीले रंग का हो जाता है। इसी तरीके से KCl बैंगनी रंग का हो जाता है और इसी तरीके से LiCl गुलाबी रंग का हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो ऋणायन रिक्तिका में आपने याद रखा होगा Cl नेगेटिव हटा था, मतलब ऋणायन हटा था तो वहाँ रिक्तिका बनी थी और इस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो ऋणायन रिक्तिका में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र कहते हैं और ये किसी भी क्रिस्टल को रंग प्रदान कर देता है। अब जरा वापस आइए, जरा इसको दोबारा समझिए। तो आपने नोट किया यहाँ पे बन गई है हमारी ऋणायन रिक्तिका। अब उस रिक्तिका के कारण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे धनायनों की संख्या है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो ऋणायनों की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया है। और किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ऋणायन रिक्तिका के कारण। अच्छा, एक और छोटी सी बात और समझ लीजिए कि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कैसे हुआ। तो जैसे कि आपने देखा था कि जब ये आदर्श स्थिति में था तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात था वो 8:8 था। मतलब इसमें 8 धनायन थे 8 ऋणायन थे तो अनुपात 1:1 हो गया था। लेकिन जब दोष उत्पन्न हुआ तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात हो गया वो 8:7 हो गया, क्योंकि अब हमारे पास 8 धनायन है और 7 ऋणायन है। तो नोट करें, दोष उत्पन्न होने के बाद क्योंकि अनुपात बदल गया है इसलिए हमने इस दोष को नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष की कैटेगरी में रखा हुआ है। नेक्स्ट, अब धातु आधिक्य दोष का दूसरा कारण कि किसी अंतरकाशी स्थल पर धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इस दोष में होगा कुछ इस प्रकार से कि हमारे अंतरकाशी स्थल पर कोई धनायन आ जाएगा और उस कारण से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है ZnO और आदर्श स्थिति में जितने जिंक आयन इसमें मौजूद होते हैं उतने ही ऑक्साइड आयन भी इसमें मौजूद होते हैं। अब हमने जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को गर्म किया तो गर्म करने पे होता क्या है कि ये कुछ इस तरीके से विघटित हो जाता है। +2 इलेक्ट्रॉन। जब हम ZnO को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से टूट जाता है। जिंक आयन देता है, जो ऑक्साइड आयन होते हैं वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं क्रिस्टल से, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो जिंक आयन है ये किसी अंतरकाशी स्थान पे जाके फिट हो जाएगा। ये जो हमारे अंतरकाशी स्थान है किसी एक अंतरकाशी स्थान पर जाकर फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और साथ में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो भी किसी पड़ोसी अंतरकाशी स्थान पर जाकर फिट हो जाएंगे इस तरीके से। तो इससे आप क्या नोट करोगे कि यहाँ पे जो अब हमारा क्रिस्टल है उसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में अधिक हो गई है। धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में अधिक हो गई है, और जैसे ही धनायनों की संख्या ऋणायन से अधिक हो गई तो हम कहेंगे कि यहाँ पे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया है। और एक और ख़ास बात फिर से नोट करें, अगर आप ध्यान से देखें कि आदर्श स्थिति में
जो अनुपात था वो 1:1 था। जितने इसमें धनायन थे उतने इसमें ऋणायन थे, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन और ऋणायन का जो अनुपात रह गया है वो हो गया है 9:8। पहले 1:1 था, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद यह अनुपात हो गया है 9:8, और इस कारण से हमने इसको नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के कैटेगरी में रखा है। अब खास बात, इस पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चांसेस है बोर्ड में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की, कि ZnO सफ़ेद रंग का होता है परंतु गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है, क्यों? ZnO गर्म करने पर पीला पड़ जाता है, क्यों? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इस तरीके से रिएक्शन को लिख देंगे, ZnO गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो जिंक आयन हैं वो किसी अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन भी किसी अंतरकाशी स्थान पर फिट हो जाते हैं। अब जब इन इलेक्ट्रॉनों पर दृश्य प्रकाश पड़ता है तो ये दृश्य प्रकाश से किसी विशिष्ट रंग के विकिरण को अवशोषित कर देते हैं तथा पीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। इस कारण से ZnO गर्म करने पर पीला पड़ जाता है। कहने का मतलब इसका पीले होने का जो कारण है वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम धातु न्यून दोष की। सेकंड, दो टाइप के नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष थे हमारे पास, एक था धातु आधिक्य दोष और दूसरा है हमारा धातु न्यून दोष। तो सबसे पहले अगर बात करें धातु न्यून दोष की, खास बात, धातु न्यून दोष जब उत्पन्न होता है तो धनायनों की संख्या, अर्थात जिसको हम धातु आयन भी बोलते थे, उनकी संख्या ऋणायनों से कम होती है। वह दोष जिनके उत्पन्न होने पर धातु आयनों की संख्या ऋणायन से कम हो जाती है धातु न्यून दोष कहलाता है। सेकंड खास बात, ये दोष सामान्यतः उन यौगिकों के द्वारा दिखाई देता है जिनमें धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं कि ये दोष सामान्यतः उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। जैसे आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि एग्जाम्पल के लिए आयरन आपको याद हो, तो ये आयरन +2 भी दिखाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाता है। ऐसी अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर +1 और +2 भी दिखाता है। तो इस प्रकार के इन धातुओं के जो यौगिक होंगे वो यौगिक धातु न्यून दोष को दिखाएंगे। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं धातु न्यून दोष किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये फेरस ऑक्साइड क्रिस्टल है और फेरस ऑक्साइड क्रिस्टल में आदर्श स्थिति में, अगर क्रिस्टल आदर्श है तो आदर्श स्थिति में आयरन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात 1:1 होता है। लेकिन ये पाया जाता है कि सामान्यतः कि इसका जो सूत्र होता है वह होता है Fe1-XO। Fe1-XO का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्रिस्टल से कुछ आयरन परमाणु बाहर निकल जाते हैं, कुछ आयरन परमाणु या ऐसे कहूँ कुछ फेरस आयन बाहर निकल जाते हैं। 1-X मतलब कुछ परमाणु बाहर निकल गए। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ से इस फेरस आयन को हटा दिया, इस आयरन को हटा दिया, इसके कारण यहाँ पे बन जाएगी हमारी रिक्तिका। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ से आयरन परमाणु हटेगा, फेरस आयन हटेगा, तो जो क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब धनावेश का परिमाण कम हो जाएगा और ऋणावेश ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जितना धनावेश पाया जाता है उतना ही ऋणावेश होता है, मतलब वह वैद्युत उदासीन होता है।
तो वैद्युत उदासीनता को मेंटेन रखने के लिए पड़ोस के जो Fe2 पॉजिटिव आयन हैं वो Fe3 पॉजिटिव आयन में बदल जाते हैं, क्योंकि आयरन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +2 भी दिखा सकता है, +3 भी। तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए पड़ोस का जो Fe2 पॉजिटिव आयन है वो Fe3 पॉजिटिव आयन में बदल जाएंगे। अब आप नोट करेंगे कि इस दोष के उत्पन्न होने के कारण जो धनायनों की संख्या है वो ऋणायनों से कम हो गई है। आप नोट करें, आदर्श स्थिति में आयरन और ऑक्सीजन 8:8 यानी 1:1 था, राइट। लेकिन जब ये दोष उत्पन्न हुआ तो जो आयरन रह गए, आयरन धनायन रह गए, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन जो ऋणायन है हमारे ऑक्साइड आयन वो 8 हैं, मतलब धनायन की संख्या ऋणायन से कम हो गई, इसलिए हमारा धातु न्यून दोष है। इसके अलावा इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्यों कहा गया? आदर्श स्थिति में अनुपात 1:1 था, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन और ऋणायन का जो अनुपात अगर आप देखेंगे तो वो हो गया है हमारे पास 7:8, यानी कि अनुपात बदल गया है। इस कारण से हम इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के कैटेगरी में रखते हैं। तो धातु न्यून दोष पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जिसका अणु सूत्र Fe0.93O1.00 है। कहने का मतलब आयरन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो अनुपात है वो इस तरीके से, और इसको हम 93:100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसमें Fe2 पॉजिटिव व Fe3 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज्ञात करें, की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप नोट करें कि हमारा जो क्रिस्टल है वो आदर्श स्थिति में नहीं है, मतलब इसके अंदर दोष उत्पन्न हो रखा है। और आपको थोड़ा सा याद हो, जो अभी हमने पढ़ा था कि जब इसमें दोष उत्पन्न होता था तो कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन क्रिस्टल से बाहर निकल रहे थे, और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहाँ पे पड़ोस के जो Fe2 पॉजिटिव आयन थे वो Fe3 पॉजिटिव आयन में बदल जा रहे थे, मतलब क्रिस्टल के अंदर ये दोनों आयन मौजूद हैं। तो अब हमें उनकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मैंने माना ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर 100 व आयरन परमाणुओं की संख्या बराबर 93। अब खास बात, ये जो आयरन परमाणु हैं ये दो रूप में मौजूद है, एक Fe2 पॉजिटिव के रूप में और एक Fe3 पॉजिटिव के रूप में। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि माना Fe2 पॉजिटिव आयनों की संख्या Fe3 पॉजिटिव आयनों की संख्या बराबर है x, तथा Fe2 पॉजिटिव आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारे पास 93 - x, क्योंकि पूरे आयरन परमाणु 93 हैं और अगर उसमें Fe3 पॉजिटिव x हैं तो Fe2 पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे पास 93 - x। अब खास बात, चूंकि क्रिस्टल वैद्युत उदासीन होता है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर क्रिस्टल वैद्युत उदासीन होगा तो हमारे पास जो धनावेश का परिमाण होगा वो बराबर होगा ऋणावेश के परिमाण के बराबर। अब धनावेश का परिमाण किस तरीके से निकाला जाएगा? सबसे पहले अगर हम देखें एक Fe3 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज होता है +3 और इसकी संख्या कितनी है x, तो हम कहेंगे Fe3 पॉजिटिव के कारण जो धनावेश उत्पन्न होगा हो जाएगा 3x, प्लस एक Fe2 पॉजिटिव के ऊपर धनावेश का परिमाण होता है 2 और इसकी संख्या कितनी है 93 - x, तो इसके द्वारा उत्पन्न जो धनावेश हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 93 - x। तो कुल धनावेश हमारे पास ये हो गया बराबर। ऋणावेश का परिमाण कैसे निकालेंगे? तो एक ऑक्सीजन परमाणु जो कि हमारा ऑक्साइड आयन के रूप में रहता है, इसके ऊपर जो ऋणावेश का परिमाण होता है वो होता है 2,
तो यानी जो ऋणावेश की परिमाण हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या है 100, तो ये हो जाएगा 100 × 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 186, 2x = 200, तो x = हमारे पास आ जाएगा 14। तो इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव आयनों की संख्या = 14 तथा Fe2 पॉजिटिव आयनों की संख्या = 93 - 14, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 79। तो अब परसेंटेज किस तरीके से निकलेगी? तो Fe3 पॉजिटिव, अगर हम परसेंटेज निकालें तो Fe3 पॉजिटिव = हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव आयनों की संख्या जो कि थी हमारे पास 14 × 100 अपॉन कुल आयरन परमाणुओं की संख्या यानी 93। सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 15.05%, यानी लगभग 15%। और इसी तरीके से अगर हम Fe2 पॉजिटिव आयनों की प्रतिशतता निकालें तो वो लगभग होगी 100 - 15, यानी कि हमारे पास 85%। नेक्स्ट, जो हम परमाणविक दोष पढ़ रहे थे उनमें हमने पढ़ा थे 3 कैटेगरी थी, एक स्टाइक्योमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और अब जो तीसरा है वो है अशुद्धता दोष। तो जैसे नाम से पता लग रहा है अशुद्धता, मतलब इसमें बाहर से हम अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि मिलाने का जो मेन उद्देश्य होता है हमारे पास कि किसी क्रिस्टल के अंदर हम अशुद्धि किस कारण से मिला रहे हैं यहाँ पे, तो उद्देश्य यह है कि हम क्रिस्टल की वैद्युत चालकता को बढ़ाना चाहते हैं। क्रिस्टल की वैद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि को मिलाया जा रहा है। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि किस तरीके से हम अशुद्धि को मिलाकर क्रिस्टल की वैद्युत चालकता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक NaCl क्रिस्टल है जिसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन एक नियमित क्रम में लगे हुए हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कि इसमें हमने कि कोई स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि को डाल दिया। तो खास बात कि भाई दोनों में जो कॉमन आयन है वो Cl नेगेटिव आयन दोनों के पास मौजूद है, बट दोनों का जो धनायन है वो अलग अलग है। इसमें Na पॉजिटिव धनायन है तो इसके पास Sr2 पॉजिटिव धनायन है, इसके पास Na पॉजिटिव आयन है तो इसके पास Sr2 पॉजिटिव आयन है, स्ट्रांसियम आयन। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें स्ट्रांसियम आयन मिलाते हैं, यानी स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं, तो ये जो स्ट्रांसियम आयन है ये इस क्रिस्टल से Na पॉजिटिव आयन को हटाना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी स्थान लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खास बात कि वो Na के ऊपर जो धनावेश है वो +1 है और जो स्ट्रांसियम के ऊपर है वो +2 है। तो होता क्या है कि क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जैसे ही एक स्ट्रांसियम आयन क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ से 2 सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं। कारण क्योंकि वो क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना चाहता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लीजिए इन 2 स्थानों से हमने Na पॉजिटिव को हटा दिया तो होगा क्या, इन 2 स्थानों पर रिक्तियाँ बन जाएंगी। अब खास बात कि इसमें से एक रिक्तिका तो स्ट्रांसियम आयन द्वारा घेर ली जाएगी, लेकिन जो दूसरा स्थान है वो वहाँ पर रिक्तिका बना रहेगा और उस रिक्तिका के कारण
जो आयन हैं वो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, जिसके कारण आयनों में गति उत्पन्न हो जाएगी और हम कहेंगे कि क्रिस्टल की वैद्युत चालकता बढ़ गई। नेक्स्ट, अब जो हमने अशुद्धता दोष पढ़ा है, इस पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरीके से है कि यदि NaCl को स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत द्वारा डोपित किया जाता है तो धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ पे ये जो मेन चीज़ हमसे पूछा है, धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता, इसका क्या मतलब है? अगर हम बात करें धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता के बारे में इस क्वेश्चन के पर्पस में, तो हम कहेंगे यहाँ पे मतलब है कि NaCl के 1 मोल में धनायन रिक्तिकाओं की संख्या एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता की गणना कीजिए, इसका क्या मतलब है? तो धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता का यहाँ पे मतलब है कि NaCl के 1 मोल में आपको धनायन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब खास बात आप याद कीजिए, जो अभी हमने अशुद्धता दोष पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब क्रिस्टल के अंदर एक स्ट्रांसियम आयन प्रवेश कर रहा था तो 2 सोडियम आयन बाहर निकल जा रहे थे और उनमें से एक स्थान स्ट्रांसियम आयन द्वारा घेर लिया जा रहा था, जबकि दूसरा स्थान धनायन रिक्तिका के रूप में रह जा रहा था। मतलब हमने क्या नोट किया कि एक स्ट्रांसियम आयन आने पर एक रिक्तिका पैदा हो गई। इसी तरीके से सोच के देखिए, अगर 2 स्ट्रांसियम आयन क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करते तो इसका सीधा मतलब होता है कि वहाँ पे से 4 सोडियम आयन बाहर निकल जाते। अब उन 4 जगह में से 2 जगह तो स्ट्रांसियम आयन द्वारा घेर ली जाती और बाकी 2 स्थानों पर रिक्तिका उत्पन्न रहती। मतलब 2 स्ट्रांसियम आयन आने पर 2 धनायन रिक्तिका उत्पन्न होती। तो यानी इससे क्या पता लगता है कि जितनी स्ट्रांसियम आयनों की संख्या होती है उतने ही धनायन रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम NaCl के 1 मोल में धनायन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि NaCl के 1 मोल में हम स्ट्रांसियम आयनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हम धनायन रिक्तिकाओं की संख्या निकालने के बजाय स्ट्रांसियम आयनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन को देखें, यहाँ पे लिखा है कि NaCl के स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत द्वारा डोपित किया जाता है। इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। इस लाइन का मतलब है प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो इस लाइन का मतलब है कि NaCl के 100 मोल में स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल मिलाए जाते हैं। तो यानी कि हम लिखेंगे इस तरीके से कि 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल स्ट्रांसियम आयन मिलाए गए। तो 1 मोल NaCl में कितने मिला देंगे? 10⁻³ मोल स्ट्रांसियम आयन। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻5 मोल स्ट्रांसियम आयन। और अगर हम इसको संख्या में कन्वर्ट करें तो 1 मोल में आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी हमारे पास आ जाएगा 6.022 × 10⁻18। तो बस हमारे पास 1 मोल NaCl में स्ट्रांसियम आयनों की संख्या आ गई है 6.022 × 10⁻18। तो हमारे जो धनायन रिक्तिकाओं की सांद्रता हो जाएगी वो भी हो जाएगी 6.022 × 10⁻18 धनायन रिक्तिकाएं प्रति मोल।